Hello everyone and welcome to this CA final revision test paper RTP discussion for May 2025 examination. As we all know कि इस बार May 2025 एग्जाम्स में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हर चैप्टर में है। मतलब कुछ ना कुछ कहीं पे टाइम लिमिट तो कहीं पे डेट तो कहीं पे नया क्लैरिफिकेशन इंसर्टेड, कहीं पे थोड़ा सा प्रोविजन चेंज, कहीं पे नया सेक्शन इंसर्टेड, ऐसा करके छोटे मोटे कुछ अमेंडमेंट्स है हर जगह पे, जिसमें से कुछ तो आइडेंटिफाइड अमेंडमेंट्स ही है कि हाँ यार ये तो फुल चांसेस लग रहे हैं कि एग्जाम में आना ही चाहिए। अब मैम तो उसके क्वेश्चंस हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? सो वी हैव द बेस्ट सोर्स अवेलेबल विद अस हियर व्हिच इज रिविजन टेस्ट पेपर फॉर May 2025। ये जो एनोटेड पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम सीए रिद्धि बागमार जो अपना चैनल है वहां पे अपलोड करके पिन कर रखी है। सो आप टेलीग्राम पे जाके इस एनोटेड पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। एक सिनॉप्सिस मैंने यहाँ पे पेज नंबर 1 पे प्रोवाइड कर दिया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मान लो आप रिविजन करने बैठे हो तो जो चैप्टर आपका हो जाता है वो चैप्टर का क्वेश्चन आपको साथ साथ में करते जाना है आरटीपी का, तो भी यू कैन डू दिस एंड रेफर एवरीथिंग एंड प्लस रीजंस एंड एनोटेशन सब कुछ मैंने इस आरटीपी में प्रोवाइड कर दिया है। एक बार मैं आपको क्विकली पूरा आरटीपी गो थ्रू करवा देती हूँ, जो भी चीजें समझानी है थोड़ी बहुत बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस एकदम रिपीटेड भी है, लाइक एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी क्वेश्चन बैंक में है, तो उसमें से वर्जन 5 का कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया है कि चलो अगर ये वाला क्वेश्चन आप स्किप भी कर देते हो तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप बैच में ऑलरेडी इसको कवर कर चुके होंगे। Then ma'am, so let's begin with the revision test paper discussion. Case scenario number 1. Now this case scenario as such सिर्फ बोला केस सिनेरियो है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ केस सिनेरियो जैसा है नहीं। बेसिकली 5 पैराग्राफ दिए हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। 1 बाय 1 एक एक पैराग्राफ रीड करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। 5 अलग अलग एमसीक्यू को मर्ज करके एक केस सिनेरियो बना दिया। इस टाइप के केस सिनेरियो एग्जाम में आ जाते हैं तो मजा ही आ जाता है, बिकॉज कोई लिंकिंग नहीं है, कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे है ही नहीं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। वर्धमान लिमिटेड, जिसको अब से हम एक कंपनी बोलेंगे, रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, जिसका मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेशंस है। कंपनी हैज टेकन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन ऑल स्टेट्स। ठीक है, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ये सब डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी उन्होंने ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है एंड इफ यू सी 1 2 3 4 5 पैराग्राफ से क्वेश्चन में, सो एक एक पैराग्राफ से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है एक बार। अदरवाइज हम नॉर्मली क्या करते हैं एग्जाम में कि बस क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि ये चलो सिंपल केस सिनेरियो, कभी लिंक्ड वाला भी आए, एक बार अगर क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से देखे हुए हैं, सो व्हेन वी रीड द पैराग्राफ गिवन इन द केस सिनेरियो हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया रहता है कि हाँ यार इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने देखा था, तो किस तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट बन जाएगी वो समझना बेटर होगा। तो हमेशा केस स्टडी रीड करने से पहले एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना चाहिए, इज अ गुड अप्रोच टू सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं रिलेशन टू द गुड्स सोल्ड फ्रॉम इट्स वेयरहाउस इन कंडला गुजरात द कंपनी शैल। अब देखो बिना ऊपर का केस सिनेरियो पढ़े भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि यार अगर वेयरहाउस से गुड्स बेचे हैं, अगर ये कस्टम्स वाले वेयरहाउस की बात कर रहे हैं और वहां से गुड्स बेचे हैं ना, तो मैम वेयरहाउस से गुड्स बेचना इज बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर अंडर जीएसटी, और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हमारे शेड्यूल 3 के एफबी चेंजेस में आ जाता है। नेगेटिव लिस्ट सेक्शन 7(2) मैम, जो हमारा नेगेटिव लिस्ट है शेड्यूल 3 फ्यूनरल मॉर्चरी बरियल, उसमें सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। मतलब मैम गुड्स जब तक कस्टम्स के बॉन्डेड वेयरहाउस में पड़े हैं, अगर हम वहां से किसी को सप्लाई कर दे तो उस पे जीएसटी नहीं लगता एंड प्लस मैम कस्टम भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कस्टम तो अल्टीमेटली जब वेयरहाउस से गुड्स को बाहर निकालते हैं, क्लियर करते हैं, तब लगता है ना। तो मैम मतलब हमारा जो बायर होगा जो वेयरहाउस से गुड्स को निकालेगा, क्लियर करेगा, वो जीएसटी भरेगा, वो कस्टम भरेगा, हमको तो अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने अभी तक तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, केस स्टडी पढ़ी भी नहीं, फिर भी मुझे इस एमसीक्यू का आइडिया ऑलरेडी दिमाग में लग रहा है, राइट मैम। इस टाइप के सिंपल एमसीक्यूज भी आते हैं जो क्वेश्चन से लिंक्ड ही नहीं होते, मतलब केस सिनेरियो से लिंक्ड ही नहीं होते। हम एक बार रीड करके सॉल्व करते हैं। The company sold goods valuing 5 crore from its warehouse located at Kandla Port, Gujarat. Buyer अहमदाबाद में है. Transfer of title and goods. देखो, the responsibility of clearance of good buyer पे ही रहेगी। ये नहीं बोलते तो भी हमको पता था। ये बोल रहे हैं हमने वियतनाम से कुछ गुड्स इंपोर्ट करे हैं और अभी तक इसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करा, ये हमारे वेयर हाउस में पड़े हैं।
ये हमारे वेयरहाउस में पड़े हैं, हमने इन गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करा है, हमारा बायर अल्टीमेटली क्लियर करेगा, हमको ये चीज ऑलरेडी पता है। विच मीन्स क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि ना तो हमें अभी कोई जीएसटी भरना है, ना अभी हमें कोई कस्टम ड्यूटी भरना है, क्योंकि जीएसटी में ये शेड्यूल 3 में फॉल हो जाएगा, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। एंड कस्टम्स भी मैम हमको पता है कि जो अल्टीमेट बायर होता है वो जब वेयरहाउस से गुड्स को क्लियर करवाता है ना, तब वो क्या करता है मैम, वो कस्टम्स की वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी हायर होती है उसके ऊपर उसी को फिर कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। सो द अल्टीमेट बायर अल्टीमेटली इज नाउ गोइंग टू पे द ड्यूटी एंड जीएसटी व्हाइल क्लियरिंग द गुड्स। हमको एज ऑफ नाउ ना जीएसटी भरना है और ना ही कस्टम ड्यूटी भरना है। एमसीक्यू 1 सॉर्टेड। सेकेंड एमसीक्यू बोल रहा है कि हमने जो एडवांस रूलिंग ली है उसके रिलेशन में ऑर्डर किस पे बाइंडिंग होगा। मुझे बता क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत है क्या? हमने एडवांस रूलिंग चैप्टर में ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी आप एडवांस रूलिंग लेते हो तो आपका एडवांस रूलिंग सिर्फ आपके ऊपर एज एन एप्लीकेंट के ऊपर बाइंडिंग रहता है, एंड प्लस जो उसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उसके ऊपर बाइंडिंग रहता है। मतलब मैम अगर मैंने एडवांस रूलिंग लिया है तो मेरे जैसे सिचुएशन में कोई सिमिलर पर्सन है तो बोलो क्या उस पे एडवांस रूलिंग बाइंड हो जाएगा? नहीं मैम, जिस स्टेट में आप एडवांस रूलिंग लेते हो उसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है। क्यों मैम? क्योंकि एडवांस रूलिंग और अथॉरिटी जो उसका एप्लीकेट अथॉरिटी वो स्टेट लॉज में बनता है। मैम एक तो उसका जो रूलिंग है वो उसी स्टेट में एप्लीकेबल होगा, दूसरा इसी एप्लीकेंट पे और इसी के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पे एप्लीकेबल होगा और किसी पे बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब मैम मुझे क्वेश्चन ना भी पढ़ाओ ना तो भी मैं बिना क्वेश्चन पढ़े इसका आंसर बता सकती हूँ। देखो ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन कंपनी ओनली बट ऑन जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अक्रॉस इंडिया नहीं मैम। ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन कंपनी अक्रॉस ऑल स्टेट्स नहीं मैम, क्योंकि हमारी जो रूलिंग है वो हमारे ही स्टेट में एप्लीकेबल होती है, हमारे ही एप्लीकेंट को और हमारे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को। इस स्टेट के बाहर भी एप्लीकेबल नहीं होती और किसी और पे भी बाइंडिंग नहीं होती। तो मैम द ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर इन राजस्थान ओनली। क्यों? क्योंकि एडवांस रूलिंग राजस्थान में ही लिया है। ठीक है, मतलब मैं अगर ना भी पढ़ूं ऊपर का पैराग्राफ फिर भी मुझे इसका आंसर पता है क्या? हाँ सी। ये ऐसे प्योर थ्योरी टाइप के एमसीक्यूज भी एग्जाम में आ जाते हैं। एक बार मन की शांति के लिए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। द कंपनी गॉट अ फेवरेबल एडवांस रूलिंग फॉर अ पर्टिकुलर इशू इन राजस्थान एंड एप्लीकेशन वाज फाइल्ड थ्रू द राजस्थान रजिस्ट्रेशन ओनली। ठीक है, अगर राजस्थान का एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन था तो वो राजस्थान में ही कंपनी को और राजस्थान में ही उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा, कहीं पे भी और नहीं। बाय फार बोथ द एमसीक्यूज वेरी सिंपल। ठीक है मैम। थर्ड पॉइंट बोल रहा है द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन महाराष्ट्र, जहां पे 1 करोड़ का टैक्स डिमांड करा है, पेनल्टी डिमांड किया है 10 लाख का, इंटरेस्ट 25 लाख का कंफर्म हुआ है। द डिस्प्यूट इन दिस केस वाज सिमिलर टू द इशू फॉर विच फेवरेबल ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग मिला था। ठीक है, हमने एडवांस रूलिंग ले रखा था, उसी के रिलेशन में ही कोई हमें नोटिस वगैरह मिल गई है, तो हम काफी कॉन्फिडेंट है इस ऑर्डर को लेके कि अगर हम अपील करते हैं तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा एडवांस रूलिंग का बैकिंग भी है। तो कंपनी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई उनका एपेलेट अथॉरिटी में एकदम स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। ठीक है, एमसीक्यू बोल रहा है कि अगर हम एपेलेट अथॉरिटीज के पास जाते हैं फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो बोलो हमारा प्री डिपॉजिट क्या होगा? ये आप लोग मुझे बताओ ना। चलो पूरा ही अमाउंट हम डिस्प्यूट कर रहे हैं, टैक्स ऑफ 1 करोड़, फिर पेनल्टी ऑफ 10 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ 25 लाख। तो मैम जब हम एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील लेके जाते हैं तो मैम जो एडमिटेड अमाउंट होता है वो तो पूरा पे करना पड़ता है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड टैक्स होता है पूरा अमाउंट नहीं मैम। हम अगर पूरा इंटरेस्ट और पेनल्टी डिस्प्यूट कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमको कोई प्री डिपॉजिट नहीं भरना है। हमारा डिस्प्यूटेड टैक्स कितना है मैम? 1 करोड़। तो बस 1 करोड़ का 10% क्या हो जाएगा मैम? 10 लाख। मैक्सिमम तो 25 करोड़ होता है तो मैक्सिमम तो जाने ही दो। 1 करोड़ का 10% 10 लाख हो गया मैम। ये 10 लाख हमको क्या भर देना पड़ेगा? प्री डिपॉजिट भरना पड़ेगा। अगर हम कोई अमाउंट एडमिट कर लेते, एडमिट वो चाहे इंटरेस्ट होता, अगर हम कुछ एडमिट कर लेते मैम पेनल्टी या इंटरेस्ट में से तो वो भी हमको भरना पड़ता, पर हमने एडमिट कुछ नहीं किया, सब डिस्प्यूट ही किया है। तो डिस्प्यूट के केस में क्या हो जाएगा मैम? टैक्स का 10% हमको भरना रहता है। तो 1 करोड़ का टैक्स है, उसका 10% हो जाएगा 10 लाख, विच इज द आंसर योर, जो हमको प्री डिपॉजिट के फॉर्म में भर देना है। परफेक्ट मैम। उसके बाद बोल रहे हैं कंपनी ने इशू करा है एक टैक्स इनवॉइस इन रिलेशन टू सर्टेन सप्लाईज जहां पे टोटल टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट इज 3 करोड़। सब्सिक्वेंटली पता चला कि हाइला ये तो कोई एग्जाम टाइप की सप्लाई थी जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं था। क्या बोला मैम? हमने टैक्स इनवॉइस इशू करके हमारे रेसिपिएंट से 3 करोड़ कलेक्ट कर लिए हैं टैक्स के नाम पे, लेकिन बाद में पता चला कि ये अमाउंट हमको कलेक्ट करना ही नहीं था।
तो ऐसे केस में बताओ कि ये जो रॉन्गली कलेक्टेड जीएसटी होता है ये हम अपने पास रख सकते हैं क्या, या हमको गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है? मैम डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी अमाउंट आप टैक्स बोल के किसी से कलेक्ट कर लेते हो तो आपको कंपलसरी ये अमाउंट गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। ऑप्शन ए, द कंपनी विल हैव टू पे दिस अमाउंट टू गवर्नमेंट। अगर आप नहीं पे करते हो तो कभी भी आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं, और शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद आपको ये सारा पेमेंट करना भी पड़ेगा, आपकी पेनल्टी भी माफ नहीं होगी। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सेक्शन 76 में देख ली है। सो इवन दो यू हैव कलेक्टेड एन अमाउंट wrongly in the name of GST, still you will be liable to pay it to government. अंडरस्टूड मैम, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी आई बिलीव कि अगर आप ऊपर का केस सिनेरियो ना भी पढ़ते ना, और मैं अगर आपको सीधा भी बोल देती कि भाई देखो कोई टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड है, बस इतना बोलते ना कोई टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड है, आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बोले तो भी आप मुझे आंसर दे देते क्या? हाँ मैम, तो भी आंसर दे देते कि भाई कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। बराबर है मैम। उसके बाद लास्ट पॉइंट बोलता है एक स्पेशल ऑडिट इनिशिएट करवाया था हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मतलब जो स्टेट अथॉरिटीज है महाराष्ट्र की, उन्होंने एक सीए को हायर किया और उससे अपना स्पेशल ऑडिट करवाया। बोलो कौन से सेक्शन में होता है? जब डिपार्टमेंट करता है ऑडिट तब होती है सेक्शन 65 में, और जब डिपार्टमेंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करके ऑडिट करवा देता है तो वो ऑडिट कौन से सेक्शन में होती है मैम? सेक्शन 66 में होती है। विच मींस यहाँ पे ये जो स्पेशल ऑडिट की बात कर रहे हैं जहां पे सीए को हायर करके और ऑडिट करवाई है डिपार्टमेंट ने, वो सेक्शन 66 वाली ऑडिट हुई होगी, राइट मैम। अब इसके रिलेशन में क्वेश्चन क्या पूछा है? ये पूछ रहे कि भाई ये जो स्पेशल ऑडिट हुई है इसका रेम्यूनरेशन कौन पे करेगा? तो मैम हमने ऑलरेडी नोट्स में इसको देख लिया है कि अगर कभी भी कोई स्पेशल ऑडिट होती है तो उसका जो भी रेम्यूनरेशन पे होता है वो सारा रेम्यूनरेशन कौन करता है? कमिश्नर, एज इन गवर्नमेंट को ही करना रहता है। तो द एक्सपेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन, ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब कुछ कौन पे करेगा? कमिश्नर ही पे करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कंपनी को नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हारे लिए सीए हायर किया है, चलो तुम उसको पेमेंट करो, अपने नोट्स में पढ़ा भी है और ये चीज बहुत नॉर्मल है, क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट ऑडिट करवा रही है तो गवर्नमेंट ही उसका खर्चा बेयर करने वाली है। तो ये सारे स्टैंड अलोन टाइप के एमसीक्यूज थे। इन लोगों ने एक 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 क्या किया? एक पैराग्राफ एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ एक क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स करके केस सिनेरियो बना के दे दिया। दिस काइंड ऑफ केस सिनेरियोस आर वेरी सिंपल टू सॉल्व इन एग्जाम, क्योंकि कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ प्रॉब्लम आए वैसा है ही नहीं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इस बार आरटीपी में, दैट इज केस सिनेरियो नंबर 2। अच्छा है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स भी कवर्ड है, और ऐसा एक एक पैराग्राफ एक एक क्वेश्चन टाइप का नहीं है, सारे क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ पढ़ के सारे क्वेश्चंस देख के यू विल हैव टू सॉल्व, काइंड ऑफ लिंकिंग भी है। सो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके पहले एक बार क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लेते हैं कि भाई पूछना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों ने पूछा है कि भाई दिल्ली हेड ऑफिस है, उसने फॉरवर्ड चार्ज में क्या क्या सप्लाई किया है, ये पूछ रहे हैं। फिर एक बिहार ऑफिस है, उसने रिवर्स चार्ज में क्या क्या सप्लाई किया है, ये पूछ रहे हैं। देन टीडीएस किस किस अमाउंट पे काटना है, कितना काटना है, ये पूछ रहे हैं। आरसीएम में क्या पे होने वाला है। मतलब बेसिकली मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ूंगी तो मुझे इतना आइडिया आ गया है एमसीक्यू के क्वेश्चंस देख के कि भाई मुझे आरसीएम, एफसीएम या एग्जेम्पशन साथ साथ में मार्क करते जाना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन खत्म रीड होने के बाद एमसीक्यू में पूछा तो यही है। यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ चार रजिस्ट्रेशन है, तो कौन से किस रजिस्ट्रेशन में आरसीएम में कितना है, एफसीएम में कितना है, यही इन लोगों ने अल्टीमेटली एमसीक्यूज में पूछा है। मतलब नाउ आई हैव एन आइडिया, या मुझे डायरेक्शन पता है क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मुझे साथ साथ में क्या एग्जेम्प्ट है, क्या एफसीएम है, क्या आरसीएम है, मैं अभी मार्क कर लूं तो फटाफट मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो लेट्स रीड एंड स्टार्ट। Vidyut Corporation Limited is a public sector undertaking engaged in the business of generation of electricity from conventional non-conventional sources. Government of India holds 75% equity in the said company और balance equity domestic investors के पास है। मतलब ये जो विद्युत कॉर्पोरेशन है इसका 75% इक्विटी तो किसके पास है? गवर्नमेंट के ही पास है। ठीक है, मतलब ये कौन सी गवर्नमेंट एंटिटीज टाइप की हो गई कि अगर कोई इनको सप्लाई करता है, हमने टीडीएस चैप्टर में देखा था कि अगर ऐसा कोई भी बॉडी है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें 51% या उससे ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट का है, उनको कोई सप्लाई कर दे 2.5 लाख से ज्यादा, तो इनके ऊपर टीडीएस कट करने की भी लायबिलिटी आ जाती है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैम अभी जब मैं ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस गो थ्रू कर रही थी तब मुझे समथिंग लाइक टीडीएस दिखा था। मतलब मैम कुछ तो टीडीएस रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर किसी ने इनको सप्लाई करा है 2.5 लाख से ज्यादा तो इनके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी भी आएगी। कहीं ना कहीं ये चीज मेरे बैक ऑफ द माइंड है। ठीक है मैम।
कंपनी ने ये बोल भी रहे हैं कि जहां जहां मेरे जिस जिस स्टेट में ऑपरेशन है मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है, उसके अलावा मेरा बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हर जगह पे रजिस्ट्रेशन है, जो कि होना ही होगा, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है, एग्जेम्प्ट होती है, इस बार का अमेंडमेंट भी था ये एग्जेम्पशन चैप्टर में। इलेक्ट्रिसिटी तो शुरू से ही एग्जेम्प्ट थी, बट अब तो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स भी इंसर्ट कर दिए कि इलेक्ट्रिसिटी तो अमेंड थी, एग्जेम्प्ट थी ही थी, उसके साथ उसके लाइक मीटर चार्जेस या शिफ्टिंग चार्जेस या उसके कनेक्शन में कोई और सर्विसेज होती है तो वो सब भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब ये जो भी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेचा है किसी डिस्कॉम को, ये तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा। बैंक इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पे, तो मैम किसी को भी लोन डिपॉजिट या एडवांस देने पे अगर सामने मुझे इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम होती है तो वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाती है। फिर मुझे हाउस रेंट मिला है एम्प्लॉइज से रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए। मैम अगर मैं नॉर्मली रहने के लिए किसी को घर रेंट पे देती हूँ, अब एम्प्लॉइज है तो अपन मान के ही चलेंगे, सीधी सी बात है, मतलब बहुत ही नॉर्मल अजम्पशन होगा कि ये लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन ही होंगे। रजिस्टर्ड होंगे तो भी क्या अपने रहने के लिए ही घर रेंट पे ले रहे हैं ना, उनके बिजनेस रिलेटेड तो कुछ है नहीं, मतलब मैम आरसीएम वाला तो कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट ही हो जाता है। मैम अभी तक के तो तीनों पॉइंट एग्जेम्प्ट है। उसके बाद मैंने रेंट कलेक्ट करा है फ्रॉम बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, शॉप्स लोकेटेड इन ऑफिस प्रेमाइसेस। ऊपर वाला था रेसिडेंशियल रेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, वो तो हो गया था एग्जेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस को कोई जगह रेंट पे दी है तो ये क्या हो गया, कमर्शियल रेंटिंग हो गया। और एक रजिस्टर्ड पर्सन जब भी कमर्शियल रेंटिंग करता है किसी को भी तो क्या लगता है, एफसीएम की आरसीएम? मैम जब भी रजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी कोई भी चीज कमर्शियल रेंट पे दे दे मैम, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही ये तो टैक्सेबल हो जाने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी एफसीएम। उसके बाद मैम सेल ऑफ मेटल स्क्रैप एक्सक्लूडिंग टीसीएस, ठीक है, टीसीएस का अमाउंट छोड़ के, वो इनकम टैक्स वाला टीसीएस है, वैसे भी तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेटल स्क्रैप सप्लाई करा है हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ओके, हम तो रजिस्टर्ड है मैम, हम तो रजिस्टर्ड है जिसने मेटल स्क्रैप सप्लाई करा है। हमारा जो रेसिपिएंट है जिसको हमने मेटल स्क्रैप सप्लाई करा है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड है। अब मैम मेटल स्क्रैप को लेके इस बार अमेंडमेंट आया था, तो बच्चे सीधा उछल के बोल देंगे मैम आरसीएम, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि मेटल स्क्रैप। ए बट डू यू रिमेंबर कि मेटल स्क्रैप में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करे ना तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। यहाँ उल्टा है मैम, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है तो बोलो क्या लगना चाहिए, फिर तो मैम नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगना चाहिए ना। क्या बोला यहाँ पे, अगर यूआरपी टू आरपी होता ना तो आरसीएम लगता मैम, लेकिन हम जो मेटल स्क्रैप का सेल कर रहे हैं विद्युत कॉर्पोरेशन, मैम हम खुद तो रजिस्टर्ड ही है जीएसटी में। हमने जिसको सप्लाई करा है, हमने जिसको सप्लाई करा है वो कौन है मैम, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में तो आरसीएम लग नहीं सकता मैम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लग जाएगा। ऑल्सो टीडीएस भी नहीं आएगा, क्यों मैम, क्योंकि सेक्शन 51 में जो टीडीएस को लेके अमेंडमेंट था मेटल स्क्रैप के लिए, वो क्या बोलता था कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर दे 2.5 लाख से ज्यादा तो टीडीएस आना चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है तो टीडीएस आता है मैम। अनरजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है तो आरसीएम आता है मैम। यहाँ पे तो एक रजिस्टर्ड पर्सन ने नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा, मतलब ना तो कोई टीडीएस आने वाला है ना तो कोई आरसीएम आने वाला है, सीधा सीधा रेगुलर जैसे कोई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई होता है वैसा नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ये सप्लाई हो जाएगा, राइट मैम। उसके अलावा अदर इनकम है तो मैम अदर तो कोई भी इनकम हो, कुछ बोला नहीं तो नॉर्मल तो फिर सब पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लग जाता है, तो अदर इनकम पे अपन नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा देंगे। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एक सप्लाई ऑर्डर मिला है, अ सप्लाई ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स वाज अवॉर्डेड बाय दिल्ली हेड ऑफिस टू। अच्छा, हमने किसी को ऑर्डर दिया है, मतलब हमारे लिए परचेस हो जाएगा, हम किसी से स्टेशनरी खरीदने का ऑर्डर किसी को दे रहे हैं, मतलब उसके लिए सेल, हमारे लिए परचेस, ठीक है। तो दिल्ली वाला जो हेड ऑफिस है उसने दिल्ली में ही किसी को स्टेशनरी के लिए ऑर्डर दिया है 3,36,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। अभी मुझे एक बात बताओ,
कि जब भी हम वैल्यूज गिनते हैं टीडीएस के लिए, कुछ भी गिनते हैं, तो हम कभी इंक्लूसिव अमाउंट को भाव देते हैं क्या? नहीं मैम। मतलब अगर 3,36,000 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी है, 3,36,000 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी है, तो मुझे बताओ एक्सक्लूडिंग फिगर क्या हो जाएगी मैम? 3,36,000 डिवाइडेड बाय 112% विच कम्स एज 3 लाख। अब मैम अगर एनी पर्सन किसी भी ऐसी गवर्नमेंट पर्सन को या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एजेंसी किसी को भी 2.5 लाख से बड़ा सप्लाई करता है, तो इसको क्या टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है क्या? हाँ मैम। तो यहाँ पे हम दिल्ली हेड ऑफिस, हमारे 75% स्टेक तो गवर्नमेंट के पास है, राइट मैम? ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ लिया था। मतलब हम वो पर्सन है जिसको लोगों का टीडीएस काटना है। तो अब अगर कोई हमको 3 लाख का सप्लाई कर रहा है जो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो क्या हम उस पर्सन का टीडीएस काटेंगे? द आंसर इज यस। बोलो ये पॉइंट सबको समझ में आया? मैम हम गवर्नमेंट वाले लोग टीडीएस में लायबल हो जाते हैं। हम किसी से परचेस कर रहे हैं, वो हमको 2.5 लाख से ज्यादा का सेल कर रहा है, वो भी टैक्सेबल सेल, तो क्या हमको उसका टीडीएस काटना है क्या? हाँ मैम, सेक्शन 51 में द रेट ऑफ टीडीएस इज 2% फॉर द टैक्सेबल वैल्यूज ग्रेटर देन 2.5 लाख। सब कुछ सेटिस्फाइड है तो इधर टीडीएस आ जाएगा। The vendor supplied stationery items worth 44,800 including GST। मतलब मैम टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख का है, और हम तो हमेशा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हैं। ये चीज भी अपनी नोट्स में टीडीएस चैप्टर में लिख रखी है कि हमें कभी भी इनवॉइस वाइज फिगर नहीं देखनी है, हमें हमेशा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है ना? हाँ मैम। तो फिर हर इंडिविजुअल इनवॉइस पे भी आप क्या करते जाओगे? टीडीएस लगाते जाओगे। तो जो पूरा स्टेशनरी का ऑर्डर था मैम, वो तो 2.5 लाख से ज्यादा ही था, लेकिन अभी हम जिस महीने की बात कर रहे हैं उस महीने में प्रेजेंटली मैम 44,800 इंक्लूडिंग 12% है। मतलब डिवाइड करोगे तो 40,000 वैल्यू आ गया, जिसका अभी हमने बिलिंग करा है। बाकी पेमेंट सब कुछ क्या होने वाला है? आगे अप्रैल मंथ में होने वाला है। तो ठीक है, हम बोलते हैं पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर आज क्या है मैम? 40,000। तो अभी इस महीने में हम क्या करेंगे? 40,000 के ऊपर ही टीडीएस एप्लीकेबल कर देंगे। बाकी फिर रिमेनिंग मंथ्स में जब जो होता जाएगा तब तब टीडीएस लगता जाएगा। टीडीएस लगेगा 40,000 2.5 से कम है फिर भी टीडीएस लगेगा। क्यों मैम? क्योंकि जो पूरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 2.5 लाख से ज्यादा है। डन मैम। उसके बाद ओडिशा प्लांट है, कुछ ऑफिस फर्नीचर परचेस करा है अनरजिस्टर्ड डीलर से। अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कुछ भी परचेस करो और वो भले ही 2.5 लाख से ज्यादा हो, फिर भी टीडीएस आता है क्या? नहीं मैम। ये एक पॉइंट भी टीडीएस चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया है कि टीडीएस अपन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों का ही काटते हैं। तो मैम यहाँ पे स्टेशनरी परचेस करी थी, उसने जीएसटी वीएसटी लगा के सब कुछ दिया था, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन था, तो उसका टीडीएस अपन ने काटा। लेकिन जब मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ परचेस करते हैं, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते टाइम हम उसका टीडीएस नहीं काटते, ना तो वो हमसे जीएसटी कलेक्ट करता है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, और फर्नीचर के ऊपर कोई आरसीएम भी नहीं लगता। मतलब बेसिकली जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें कोई आरसीएम नहीं, कोई एफसीएम नहीं, कोई टीडीएस नहीं, कुछ भी नहीं। ये पॉइंट को अपन सरासर इग्नोर कर दें तो भी चलेगा मैम, क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर पे ना आरसीएम लगता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए ना टीडीएस लगता है, और एफसीएम तो लग ही नहीं सकता क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, तो ये जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाएगा। सो दिस पॉइंट इज एज इक्विवेलेंट to not being there only in the question, as good as not being present। उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग है फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन फरवरी में, और दिल्ली हेड ऑफिस ने 20,000 ईच सिटिंग फीस पे किया है 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। तो एक बात बताओ, सिटिंग फीस आरसीएम में कवर होता है क्या? हाँ मैम। जब भी कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है और कंपनी इन रिटर्न प्रोफेशनल पेमेंट या सिटिंग फीस देती है, तो कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ता है। तो मैम अगर एक डायरेक्टर का 20,000 है, तो 4 डायरेक्टर के 80,000 के ऊपर विद्युत एज अ कंपनी को क्या करना पड़ेगा मैम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना पड़ेगा। क्लियर? उसके अलावा हमने 80,000 एक डायरेक्टर को भी दिया है जिसने हमको ऑफिस बिल्डिंग रेंट पे दिया था। ठीक है, इस डिस्कशन को 1 मिनट के लिए अपन होल्ड पे रखते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। उसके अलावा मैम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स हेड ऑफिस, हमने कुछ सिक्योरिटी पर्सनल का सर्विस लिया है। ठीक है, हमने कुछ सिक्योरिटी पर्सनल का सर्विस लिया है। अब सिक्योरिटी पर्सनल के लिए अपन ने आरसीएम में क्या पढ़ा था कि मैम सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो हम बोल देते हैं कि हमको सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना है। क्या बोला? सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस के ऊपर क्या लग जाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है।
रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट यहाँ पे हमने सिक्योरिटी सर्विस लिया है, हम विद्युत है, हम तो रजिस्टर्ड है ही मैम। हमको अब बस ये देख लेना है कि क्या सप्लायर जो हमारा है वो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, अगर हाँ तो आरसीएम नहीं लगेगा, और वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो आरसीएम लग जाएगा। तो मैम सबसे पहले एबीएस सिक्योरिटी लिमिटेड, लिमिटेड बोलती है बात खत्म मैम, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। तो अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट किसी को भी सिक्योरिटी पर्सनल का सर्विस देगा तो उसमें तो आरसीएम नहीं लग पाएगा ना, नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, राइट मैम। लेकिन सीआईएसएफ ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सप्लायर जब सीआईएसएफ है, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये एक बॉडी हो गई बेसिकली, ठीक है। ये क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट्स कौन होते हैं मैम, कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, कॉर्पोरेशंस वगैरह, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है फॉर श्योर मैम। तो अब एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं ने रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सिक्योरिटी पर्सनल का सर्विस दिया तो मैम मतलब इधर आरसीएम लगेगा लेकिन इधर आरसीएम नहीं लगेगा, और नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में ही ये सिक्योरिटी पर्सनल का सर्विस टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा मैम एक बिहार प्लांट ने एक मशीन परचेस करा है, अगेन अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ये सेम टू सेम वैसा ही पॉइंट हो गया मैम। जब हमने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से फर्नीचर परचेस करा था तब भी कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आई थी, तो अब जब हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक मशीन परचेस कर लिया तब भी हम ना तो उसका टीडीएस काटेंगे ना कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। ये पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन में नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब हम परचेस कर रहे हैं और वो आरसीएम में नोटिफाइड आइटम भी नहीं है, ना तो उस पर आरसीएम भरना है, ना वो एफसीएम कलेक्ट कर पाएगा, ना टीडीएस होगा, कुछ भी नहीं। ये हो गई अपनी पूरी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अब अपन ने सब कुछ मार्क कर लिया है, कहाँ आरसीएम है, कहाँ एफसीएम है, सब कुछ। अब फटाफट बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और अपने आंसर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि दिल्ली हेड ऑफिस को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या क्या कलेक्ट करके पे करना है उसका वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अपन खाली दिल्ली का कॉलम देख लेते हैं, दिल्ली का ये रहा कॉलम, और फॉरवर्ड चार्ज में इनको क्या क्या कलेक्ट करना है। तो देखो मैम नीचे के तो सारे ही जो अपनी डिटेल्स है वो परचेज रिलेटेड है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। नीचे के जो 5 पॉइंट दिए वो परचेज रिलेटेड है मैम, तो उसको तो छोड़ दो, क्योंकि ये पूछ रहे कि हमारी सप्लाईज पे क्या एफसीएम में पे करना है। तो मैम पहले 3 पॉइंट एग्जेम्प्ट है और लास्ट के 3 पॉइंट एफसीएम है। दिस इज एफसीएम, ये मेटल स्क्रैप भी समझाया कि एफसीएम आ रहा था और अदर इनकम भी एफसीएम थी, पर मेटल स्क्रैप दिल्ली वाले पॉइंट में तो है ही नहीं। मतलब मैम दिल्ली में तो 2 ही चीजें हैं जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ रही है, हम ऑलरेडी सब कुछ मार्क करके बैठे हैं, 48,000 एंड 2,50,000। तो टेल मी द टोटल वैल्यू जिसके ऊपर एफसीएम कलेक्ट करके पे करना है मैम, 40,000 प्लस 2,50,000 विच कम्स एज 2,98,000। 48 प्लस 250, बोलो सबका आंसर आ गया मेरे साथ, यस मैम। नीचे के 5 पॉइंट परचेज है तो उनको अभी इग्नोर करो, 5 पॉइंट सेल के हैं जिसमें से पहले 3 एग्जेम्प्ट है, 6 पॉइंट सेल के हैं जिसमें से पहले 3 एग्जेम्प्ट है और बाद के 3 एफसीएम। 3 में से 1 में दिल्ली का है ही नहीं, और ये क्वेश्चन दिल्ली का पूछ रहा है, मतलब बचे 2 पॉइंट पे क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स लग जाएगा। परफेक्ट मैम। उसके बाद बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय बिहार प्लांट। अब ये बोल रहे हैं इनवर्ड में बिहार को किसके ऊपर आरसीएम भरना है वो वैल्यू बताओ। इनवर्ड में बिहार को किसके ऊपर आरसीएम भरना है, ठीक है मैम। पहला जो इनवर्ड है वो तो दिल्ली के लिए है तो इग्नोर हो जाएगा। सेकंड हमने देखा हमारे कुछ काम का ही नहीं है। तीसरा जो है वो कौन सी दिल्ली का है, हाँ ये भी दिल्ली का ही है तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में है मैम बिहार। चौथे पॉइंट में हमने देखा कि ये जो 10 लाख का सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस है ना मैम, जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, एक इसके ऊपर आरसीएम आएगा। एंड अगेन मैम पॉइंट नंबर 5 अपन ने बोला अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया है एंड मशीन कोई आरसीएम में नोटिफाइड आइटम भी नहीं है, तो इसके भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब मैम एक ही चीज है, बिहार वाले प्लांट को तो बस एक ही चीज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना है विच इज 10 लाख रुपीज। तो ये 10 लाख के ऊपर बिहार क्या कर देगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर देगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच टीडीएस शैल बी डिडक्टेड बाय दिल्ली फॉर स्टेशनरी मार्ट। अब स्टेशनरी मार्ट के लिए फेब्रुवरी में ही पर्टिकुलरली, ये पूरा पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख का है, लेकिन अभी फेब्रुवरी जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं उस मंथ में सिर्फ 40,000 का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सिर्फ 40,000 के ऊपर ही दिल्ली हेड ऑफिस क्या कर लेगा,
टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ये डिस्कशन वापस नहीं कर रही बिकॉज क्वेश्चन रीड करते टाइम ही पूरा पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझा दिया है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का भले जान में हो गया था, लेकिन अभी हमने इनवॉइस वेब में इतना ही इश्यू करा है, पेमेंट वगैरह आगे के इनवॉइसेस भी सब कुछ आगे ही होने वाला है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैम सिर्फ और सिर्फ ये 40,000 जो वेब में ट्रांजैक्ट हो रहा है उसी के ऊपर फॉर स्टेशनरी मार्ट क्या करना है अपने को, टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। दिस वाज फेयरली सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई, जिसके ऊपर दिल्ली को और ओडिशा को आरसीएम भरना है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दिल्ली और ओडिशा दोनों का आरसीएम एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है, ठीक है मैम। तो ओडिशा का तो कुछ है ही नहीं मैम, इस पे तो आरसीएम आ नहीं रहा, ये तो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज है, टीडीएस आएगा, ये वाला पॉइंट अपना सॉर्टेड है, इसको अपने को इग्नोर करना है। अब मैम यहाँ पे तो अपन ने देखा कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ना, क्योंकि जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है और दिल्ली में कोई सिक्योरिटी सर्विस है नहीं, नीचे वाला पॉइंट टैक्सेबल नहीं, मतलब मैम दिल्ली का तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट है, दिल्ली का तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जहां पे सिटिंग फीस का जो 80,000 है उस पे तो आरसीएम लगेगा, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन डायरेक्टर से जो अपन ने रेंटेड ऑफिस लिया है, अब ये समझना, देखो अभी एक अमेंडमेंट आया है कमर्शियल रेंटिंग में, अब मैम ऑफिस रेंट पे लिया है, ऑफिस रेंट पे लिया है मतलब क्या हो जाएगा, कमर्शियल रेंटिंग हो जाएगा। अब मैम अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, किसी को भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी XYZ पर्सन को कमर्शियल रेंटिंग करता है तो वो तो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबल होती है मैम। और अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल रेंटिंग कर देना तो यहाँ रिवर्स चार्ज आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि जो डायरेक्टर है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, अपन अज्यूम भी नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टर्स बड़े लोग होते हैं, नॉर्मली उनके काफी बिजनेसेस चलते हैं, वो लोग रजिस्टर्ड भी होते हैं। मैम अगर ये डायरेक्टर रजिस्टर्ड होगा ना, अगर ये डायरेक्टर रजिस्टर्ड होगा तो मैम ऐसे केस में तो फिर इसने जो अपन से रेंट कलेक्ट करा है वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबल होगा, तो आरसीएम भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डायरेक्टर अनरजिस्टर्ड होगा मैम, तो अब अमेंडमेंट आ चुका है कि कमर्शियल रेंटिंग डन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन पे आरसीएम लगता है, तो शायद हमको इस पे आरसीएम भरना भी पड़ जाए। मतलब ऑप्शन देख के पता चलेगा कि ऑप्शन में अगर 1,60,000 है तो हो सकता है उन्होंने अज्यूम किया हो कि डायरेक्टर अनरजिस्टर्ड है, पर ऑप्शन में 160 है ही नहीं, मतलब वो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ भाई डायरेक्टर रजिस्टर्ड ही होगा, तो 80,000 ही आंसर आ जाएगा। तो दिल्ली में अभी मैम हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है कि दिल्ली का जो रिवर्स चार्ज है अगर सिर्फ सिटिंग फीस गिनो तो 80,000 ये तो आएगा ही आएगा, प्लस मैम कमर्शियल रेंटिंग का 80,000 आएगा या नहीं वो इस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्टर रजिस्टर्ड है कि नहीं, कि डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टर फिर एफसीएम में कलेक्ट करेगा कमर्शियल रेंटिंग पे। अगर डायरेक्टर अनरजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल रेंटिंग करे मैम उसके ऊपर फिर आरसीएम आना चाहिए। सो दिस वी आर कीपिंग ऑन होल्ड। उसके अलावा ओडिशा प्लांट मैम, ओडिशा पे तो सिर्फ 8 लाख का ही आरसीएम है, वो ये सीआईएफ वाला सेम जो बिहार में था वही, उसके अलावा ओडिशा ने तो और कुछ किया ही नहीं है मैम। मतलब ओडिशा का तो फाइनल है कि 8 लाख पे ही आरसीएम भरना है। तो मैम ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे उन्होंने ओडिशा में 8 लाख दिया है ऑप्शन में, मतलब मैम एनी विच वेज भी अब दिल्ली में इन्होंने जो भी दिया है वो इसके साथ सही ही होगा 80,000। तो यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ सिटिंग फीस को आरसीएम में टैक्सेबल किया है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका ये अजम्पशन होगा कि जो डायरेक्टर है ना वो रजिस्टर्ड है और उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी पे एफसीएम में टैक्स कलेक्ट कर लिया होगा। क्योंकि मैम अगर यहाँ 160 मान लो चलो करेक्ट है तो ये ओडिशा का तो मैच हो ही नहीं रहा, ओडिशा का तो 8 लाख ही आएगा, वो तो मुझे फाइनल है फॉर सिक्योरिटी सर्विस, और हमें हमेशा चूज करना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैम दिल्ली के लिए भले 160 अप्रोप्रिएट हो बट एनईटी तो अप्रोप्रिएट नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे मैम हाँ अगर मैं ऐसा मानूं कि डायरेक्टर रजिस्टर्ड होगा तो दिल्ली के लिए 80,000 भी अप्रोप्रिएट हो गया एंड ओडिशा के लिए 8 लाख तो करेक्ट है ही है, इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। अगर ये लोग 1,60,000 एंड 8 लाख का ऑप्शन दे देते ना तो कंफ्यूजिंग हो जाता कि फिर हमको क्या अज्यूम करके चलना है, बट ऐसा एग्जाम में नहीं होता। ये चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिख दिया कि देखो MCQ 9 में इफ वी अज्यूम कि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड डायरेक्टर ने रजिस्टर्ड कंपनी को करी है तो फिर उस पे भी आरसीएम आता है, फिर तो आंसर 1.6 लाख और 8 लाख आना चाहिए। हावेवर ऐसा कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है चारों ऑप्शन में, तो फिर यहाँ पे तो अपन यही अज्यूम करके चलेंगे कि हाँ भाई डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो वहां फॉरवर्ड चार्ज लगा दिया होगा, मतलब सिर्फ सिटिंग फीस और ओडिशा के लिए सिक्योरिटी सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। बोलो अंडरस्टूड एवरीवन, एब्सोल्युटली क्लियर, से यस मैम। परफेक्ट। उसके बाद ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ मेटल स्क्रैप बाय छत्तीसगढ़ प्लांट। छत्तीसगढ़ प्लांट ने मेटल स्क्रैप सेल किया है कहां?
छत्तीसगढ़ प्लांट ने मेटल स्क्रैप सेल करा है, वेयर इज दैट डिटेल? ओके हियर, ये जो छत्तीसगढ़ प्लांट ने ये जो 45,000 का मेटल स्क्रैप सप्लाई करा है, इसका क्या होगा? तो ये डिस्कशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं मैम कि एक आरपी यूआरपी को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है तो एफसीएम ही आएगा, आरसीएम नहीं आएगा, क्योंकि यूआरपी टू आरपी में क्या आता है? आरसीएम आता है। ये पूरा डिस्कशन ऑलरेडी करवा दिया मैम हमने। जो मेटल स्क्रैप सप्लाई करा है छत्तीसगढ़ ने, उसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन आप डेफिनेटली मिड 2025 एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इस बार का अमेंडमेंट है तो जानबूझ के ऐसा कंफ्यूज करके ये आपको पूछ सकते हैं। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज टैक्सेबल नहीं है आरसीएम में, ऐसा पूछ रहे हैं। देखो मैम, एम्प्लॉइज से जो रेंट मिला है वो तो अपन ने देख लिया एग्जेम्प्ट है, फिर जो कमर्शियल रेंटिंग किया है वो एफसीएम देख लिया, और मेटल स्क्रैप के ऊपर भी एफसीएम है। मतलब मैम तीनों के ही ऊपर आरसीएम तो आ ही नहीं रहा, और क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि किसके ऊपर आरसीएम नहीं आएगा। तो मैम 1 2 3 तीनों के ही ऊपर आरसीएम नहीं आ रहा, और तीनों का एडजस्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूं। बोलो यस मैम, एब्सोल्युटली क्लियर। तो यहां अपना खत्म हुआ पूरा केस सिनेरियो नंबर 2। मजा आया, समझ आया? बोलो हाँ मैम। डन। उसके बाद 12th एमसीक्यू कस्टम्स में से है, कुछ इसमें नया नहीं है, प्योर थियोरी एमसीक्यू है सेफगार्ड मेजर्स में से। अब देखो सेफगार्ड मेजर्स में अपने को पता है कि अगर पर्टिकुलर कंट्री का जो शेयर ऑफ इंपोर्ट होता है वो 3% से ज्यादा होता है तो आप फिर उस पर सेफगार्ड ड्यूटीज लगा सकते हो। मैक्सिमम 10 ईयर्स तक वो लगती है, एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ गिन के। बस उसी को लेके प्योर थ्योरी पूछ लिया कि इसमें से क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है। ये लोग पूछ रहे कि जो भी फॉलोइंग 4 चीजें दी है उसमें से करेक्ट क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम, हाँ एक्सटेंशन वगैरह मिला के 10 साल तक लगा सकती है सेफगार्ड ड्यूटी, यस मैम। फिर ये बोल रहे कि 3%, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मलेशिया का शेयर 4% है, मैम 3% से एक्सीड हो रहा है तो ये भी करेक्ट है, इसको लेके सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है। फिर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट 4 साल से ज्यादा लगा ही नहीं सकता सेफगार्ड ड्यूटी, ये गलत बात है, 4+6 का एक्सटेंशन मिल जाता है। एंड सेफगार्ड मेजर लगा नहीं सकते क्योंकि 3% से एक्सीड हो गया, ये भी गलत है। 2 लास्ट के पॉइंट गलत है, प्योर थ्योरी चीज हो गई है। ये तो आप नोट्स में सेफगार्ड मेजर का एज इट इज थ्योरी पढ़ लोगे तो भी आपका आंसर मैच हो जाएगा कि ये 2 पॉइंट करेक्ट है, उस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा और बाकी 2 पॉइंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है मैम, यहां पे अपना पूरा का पूरा एमसीक्यू पोर्शन ऑफ द आरटीपी खत्म हो जाता है। नाउ स्टार्टिंग विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ये जो 13 वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अपना फुल कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन, मैं इसके सारे एडजस्टमेंट्स आपको डिस्कस करवा देती हूँ। आंसर आप सेल्फ एक बार गो थ्रू कर पाओगे। आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड प्रोविजंस दैट आर हियर, फिर वो उसका प्रेजेंटेशन आप अपने आप से देख लेना, नॉट अ बिग डील। चलिए, पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जीएसटी में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाईज, नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, और ये सब्सिडियरी है पूर्वा इनकॉर्पोरेशन की जो यूएसए में है और वो वहां सेपरेटली रजिस्टर्ड है। ठीक है मैम, तो मतलब पूर्वा इनकॉर्पोरेशन यूएसए में सेपरेटली रजिस्टर्ड है, हम उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, हम हमारे इंडिया में अलग से रजिस्टर्ड है। मतलब हम दोनों कोई मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस नहीं है, हम रिलेटेड पर्संस है, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सब्सिडियरी होल्डिंग का रिलेशनशिप है। पूर्वा इंपेक्स कहां पे है मैम? इंडिया में है, महाराष्ट्र में। ठीक है मैम। अप्रैल मंथ में पूर्वा इंपेक्स ने क्या क्या आउटवर्ड सप्लाईज करी है? तो मैम पूर्वा ने प्रमोशन मार्केटिंग वगैरह सब कुछ करा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे पूर्वा इनकॉर्पोरेशन को अपन ने मार्केटिंग वगैरह प्रोवाइड करके दिया है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस मैम। तो इंडिया की कंपनी ने इंडिया की बाहर की कंपनी को मार्केटिंग वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके दे दी, तो मैम ये तो काइंड ऑफ एक्सपोर्ट हो गया। एंड एक्सपोर्ट के लिए इन लोगों ने कुछ पॉइंट दिया है क्या? हाँ, ये बोल रहे कि अपन ने जो भी एक्सपोर्ट्स करे हैं सारे के सारे अंडर एलयूटी करे हैं, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट ही करे हैं। एक्सपोर्ट 2 तरह से होते हैं मैम, विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट। विद पेमेंट करते तो एक बार टैक्स भरना पड़ता है, फिर अपने को रिफंड मिलता है। विदाउट पेमेंट पे अपन टैक्स भरते ही नहीं है और फिर अक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड ले लेते हैं। यहाँ पे एलयूटी में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करा है, तो मैम ये जो एक्सपोर्ट की सर्विस हुई है अपनी प्रमोशन मार्केटिंग वगैरह करने की अपनी इंडिया की बाहर की कंपनी के लिए, जीरो रेटेड हो जाएगी, कोई टैक्स भरना नहीं है, क्योंकि हमने एलयूटी में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ही एक्सपोर्ट कर दिया है। उसके बाद मैम ये लोग आगे और बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट्स ऑफ जीएसटी है ना, तो सारी सर्विसेज के लिए 18% है, सारे गुड्स के लिए 12% है,
रॉ कॉटन पे अगर कहीं लग रहा है तो 5% लगाना और मेटल स्क्रैप पे 18%। अब अपने को ये पढ़ के आइडिया आ रहा है कहीं ना कहीं कि मैम रॉ कॉटन और मेटल स्क्रैप दो ऐसी चीजें हैं जो आरसीएम में टैक्सेबल होती है, मतलब कुछ ना कुछ आरसीएम का पॉइंट होगा क्वेश्चन में, और अगर है तो रॉ कॉटन पे 5% और मेटल स्क्रैप पे 18% अपने को आरसीएम भरना है। बाकी सारे सर्विसेज 18% एंड गुड्स 12% से टैक्सेबल होंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया। उसके अलावा पूर्वा इनकॉर्पोरेशन यूएसए ने कॉर्पोरेट गारंटी दिया है 1.5 करोड़ का ऑन बिहाफ ऑफ पूर्वा इंपेक्स। अब एक बात बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक रिलेटेड पर्सन दूसरे रिलेटेड पर्सन को कॉर्पोरेट गारंटी देता है, तो अपन ने देख लिया है रूल 28 में कि 1% ऑफ गारंटी अमाउंट या तो फिर एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो मैम एक्चुअल कंसिडरेशन तो 0 है, गारंटी अमाउंट है 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का 1% क्या हो जाएगा मैम 1.5 लाख। तो टेल मी 1.5 लाख या 0 whichever is higher, 1.5 लाख या 0 whichever is higher क्या आ जाएगा मैम 1.5 लाख। तो 1.5 लाख बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड क्योंकि ये एक सर्विस है तो इसके ऊपर 18% टैक्स लग जाएगा। एक बात बताओ, आरसीएम या एफसीएम? चलो यू टेल मी, ये जो 18% का टैक्स लगेगा ऑन दिस कॉर्पोरेट गारंटी, इज इट गोइंग टू बी आरसीएम और एफसीएम? द करेक्ट आंसर इज आरसीएम मैम। और ये जो अभी कॉर्पोरेट गारंटी में सारे अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें से ये भी एक पॉइंट था कि जिसने लोन लिया है ना वो कंपनी इंडिया में होनी चाहिए, जो रिलेटेड पर्सन गारंटी दे रहा है वो भले इंडिया के बाहर हो। तो मैम गारंटी दिया है पूर्वा इनकॉर्पोरेशन ने जो यूएसए में है, गारंटी का सर्विस लिया किसने है मैम? पूर्वा इंपेक्स ने, जो कि इंडिया में है। मतलब इंडिया की बाहर की कंपनी से मैंने, इंडिया की कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी का सर्विस ले लिया, वो भी मेरी रिलेटेड कंपनी, उसको तो बोलूंगी नहीं कि वो इंडिया के बाहर है, वो तो कैसे टैक्स कलेक्ट करके भरेगा। तो बेसिकली मैम अगर दोनों ही इंडिया में होते तो एफसीएम आ जाता, लेकिन क्योंकि मैम गारंटी देने वाली कंपनी इंडिया के बाहर, गारंटी लेने वाली कंपनी इंडिया में, तो ये जो 1,50,000 है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 18% से पूर्वा इंपेक्स इंडिया को ही क्या भरना पड़ेगा? टैक्स आरसीएम में भरना पड़ेगा। टेल मी ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? हाँ मैम, अपन ने बहुत अच्छे से इसको अमेंडमेंट वीडियोस में और लेक्चर्स में भी कवर कर लिया है। परफेक्ट, अब एक एक करके ये सारा पढ़ लेते हैं। चलिए ये समझ में आ गया था, फर्स्ट पॉइंट एक्सपोर्ट है, जीरो रेटेड है, क्लियर। देन हमने लेटर कार्ड्स प्रिंट करवाए हैं सुभाषिनी एंटरप्राइजेस के लिए, लोगो डिपिक्टिंग द विजन ऑफ द फर्म वाज इम्प्रिंटेड ऑन ईच लेटर कार्ड, सेड लोगो वाज प्रोवाइडेड बाय द फर्म। मटेरियल कॉस्ट 8 लाख है, प्रिंटिंग कॉस्ट 72,000 है। समझ में आता है मैम, नॉर्मली जब प्रिंटिंग सर्विस वगैरह प्रोवाइड करी जाती है और अगर ये लेटर कार्ड है, एनवेलप्स है, टिश्यूज है, इन सब चीजों में गुड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रिंटिंग सेकेंडरी। क्योंकि मैम अगर बुक्स है, एनुअल रिपोर्ट्स है, ऐसी चीजें हैं जहां पे कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं मैम। ये तो मेजरली क्या हो जाएगा हमारे लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स ही हो जाएगा। बस एक अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करना है लेटर हेड के लिए। अब उस पे लोगो वोगो कौन है, किसको फर्क पड़ रहा है? तो मैम इसको फिर पूरे को ही कंपोजिट सप्लाई में गुड्स मान लेंगे और पूरा 8,70,000 पे गुड्स के हिसाब से नॉर्मल 12% से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। उसके बाद मैम हमने रॉ कॉटन सप्लाई किया है ध्रुव तारा ट्रेडर्स को, जो हमने महाराष्ट्र से जो भी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। रॉ कॉटन हमने किसी लोकल फार्मर से लिया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको आरसीएम गुड्स सिखाया था, जो मैंने आपको आरसीएम गुड्स सिखाया था उसमें रॉ कॉटन पे आरसीएम लगता है, परफेक्ट है, लेकिन सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, तब आरसीएम लगना चाहिए। ये अपन ने देखा था कि हम 4 प्रोडक्ट ऐसे थे जहां सप्लायर होना चाहिए एग्रीकल्चरिस्ट और रेसिपिएंट होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला? सप्लायर होना चाहिए एग्रीकल्चरिस्ट और रेसिपिएंट होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन। तो मैम रॉ कॉटन, तेंदू लीव्स, टोबैको लीव्स और कैशू नट्स, रॉ कॉटन, तेंदू लीव्स, टोबैको लीव्स, 4 गुड्स ऐसे हैं जिसमें आरसीएम लगता है जब सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है। और क्वेश्चन ने क्लियर लिखा है, हम किसी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में है ही नहीं, मतलब हम एज अ सप्लायर हमने रॉ कॉटन सप्लाई करा, हमने ध्रुव तारा को रॉ कॉटन सप्लाई करा, हम तो एग्रीकल्चरिस्ट है ही नहीं। अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट है ही नहीं मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा क्या? नहीं मैम। तो ये आपके लिए ट्रैप था, रेड फ्लैग था कि इन लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पे आपको आरसीएम के लिए, मतलब आपको दिमाग में आएगा रॉ कॉटन देख के कि आरसीएम होगा, पर आरसीएम तो ये है ही नहीं मैम। और प्लस रेट ऑफ रॉ कॉटन इन लोगों ने 5% बोल दिया है, ठीक है, रेट ऑफ रॉ कॉटन 5% बोला है तो अपन को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई कहीं पे भी रॉ कॉटन है तो 5% मानना, ठीक है। आरसीएम होता तो आरसीएम में मानते, अब आरसीएम नहीं है
ये चीज ध्यान में आनी चाहिए सबसे पहले कि मैम एग्रीकल्चरिस्ट टू आरपीआरसीएम आता है, ये तो नॉर्मल ट्रेडर टू ट्रेडर रॉ कॉटन बिकेगा तो 5% से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही क्या हो जाएगा मैम, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मैम मेंटेनेंस सर्विस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सप्लाई करा है स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए। अभी ये स्ट्रीट लाइट रिपेयर करना आर्टिकल 243W में यूबी नोटिफाइड होता है। क्वेश्चन की गलती उन्होंने बोला नहीं है क्योंकि आर्टिकल 243W आपको याद हो जरूरी नहीं है, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में भी है, काफी बार ये चीज एस्टैब्लिश ही हो चुकी है अब कि हाँ भाई स्ट्रीट लाइट वगैरह रिपेयर करना आर्टिकल 243W में आ जाता है। अब इसके रिलेशन में आप गवर्नमेंट को कभी भी सर्विसेज देते हो तो अप टू 25% अगर गुड्स है तो चलता है, या तो प्योर सर्विसेज होनी चाहिए या अगर कॉम्पोजिट है भी तो गुड्स का जो कंपोनेंट है ना वो 25% तक ही होना चाहिए। गुड्स का जो कंपोनेंट है वो 25% तक ही होना चाहिए तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो टोटल सप्लाई का वैल्यू था 1,20,000 का, उसमें से स्पेयर पार्ट्स एंड गुड्स का 32,000 का वैल्यू हो गया था। तो मैम 32,000 डिवाइडेड बाय 1.2 लाख अगर मैं करूं तो इट कम्स टू 26.66%। मतलब मैम जो मेरा सप्लाई मैंने गवर्नमेंट को दिया है उसमें सर्विस का कंपोनेंट इज लेस देन 75% बिकॉज गुड्स का कंपोनेंट इज मोर देन 25%, मतलब ये एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर ये आंसर कहीं ना कहीं 25% से कम आ जाता ना तो ये सप्लाई मेरी जीएसटी में एग्जेम्प्ट ही हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट को 243W के रिलेशन में सप्लाईज देना जहां पे 25% से ज्यादा कंपोनेंट अगर गुड्स का है तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, फिर वो नॉर्मल। और मैम ये मेजरली तो सर्विस ही है, तो 18% से 1,20,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। राइट मैम। उसके बाद हम बोलते हैं गिवन ऑन हायर 10 कार्स। अब देखो अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को बसेस हायर पे देते हो, बसेस जिनका सीटिंग कैपेसिटी एटलीस्ट 12 से ज्यादा है, 12 है, तो फिर एग्जेम्पशन मिलता है। अगर 5 सीटर गाड़ी आपने हायर पे दे दी तो अगेन ये भी आपके लिए एक ट्रैप है कि आपने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ रखा होगा, आपने एग्जेम्पशन चैप्टर में क्या पढ़ रखा होगा कि भाई हम लोग अगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस को क्या करते हैं मैम, बसेस हायर पे देते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन वहां पे नोट्स में देखोगे तो सीटिंग कैपेसिटी भी मेंशन्ड है 12 का, पर यहाँ तो मैम सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 5 है, 12 से कम है, तो मतलब ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद परचेजेस की बात करें, चलो ये तो सेल की बात हुई। अपन एक काम करते हैं, एक बार आंसर से, सजेस्टेड आंसर से इसको अपन मैच भी करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो प्रमोशन एक्टिविटी करी थी मैम, 0 रेटेड सप्लाई हो गई, इसलिए यहाँ पे कुछ हमने लिया नहीं। फिर लेटर कार्ड्स वगैरह अपन ने देखा कि पूरा 8,72,000 को अपन गुड्स ही मान रहे थे, 12% से टैक्सेबल कर दिया। फिर रॉ कॉटन मैम अगेन 5% से अपन ने टैक्सेबल कर दिया, फॉरवर्ड चार्ज में ही, रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। क्यों मैम, क्योंकि हम एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। उसके बाद मैम ये रिपेयर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर दिया, 18% से पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देन उसके बाद मोटर व्हीकल को हायर पे दिया तो अगेन ये भी बीइंग अ सर्विसेज 18% से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि मैम जो पैसेंजर का सीटिंग कैपेसिटी है वो लेस देन 12 है, मोर देन 12 होता है तो एग्जेम्पशन मिलता है व्हेन यू गिव द बसेस फॉर हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो यहां तक एफसीएम में मैम अपना सब कुछ प्रॉपरली मैच हो रहा है। अब अपन को आईटीसीज देखनी है और आरसीएम में क्या पे करना है ये आगे देखना है। तो चलो मैम, डन। अब परचेज में अगर हम देखें तो परचेज प्रोसेसिंग मशीन फ्रॉम बॉबी एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मशीन्स वर बॉट इन एज इज वेरियस कंडीशन एट गुजरात टू प्रोड्यूस टैक्सेबल आइटम्स। ठीक है, अब है ना सप्लायर कहाँ का है मैम, गुजरात में। सप्लायर कहाँ का है, बॉबी एंड कंपनी जिसने मशीन सप्लाई करा है वो गुजरात में है मैम। और हमने भी मशीन हमारे गुजरात के जगह पे ही, गुजरात में ही एज इन वेरियस कंडीशन, मतलब मैम हम उसी जगह पे मशीन को रखने वाले हैं, उसी जगह पे मशीन को यूज करने वाले हैं, वहीं पर टैक्सेबल आइटम्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो बेसिकली गुजरात से मेरा ये जो मशीन आया है वो गुजरात में ही आया है, गुजरात ही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। और मैम हमको जो लायबिलिटीज अभी इस क्वेश्चन में गिननी है वो महाराष्ट्र के लिए गिननी है। अगर सप्लायर गुजरात में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात में है तो वो तो सी प्लस एस जीएसटी लगा देगा। तो महाराष्ट्र स्टेट तो कभी भी गुजरात का सी प्लस एस जीएसटी नहीं ले पाएगा। ये कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है, ऑलरेडी आईटीसी के क्वेश्चन में ऐसा एक एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन बैंक में है। दिस इज अ रिपीटेड काइंड ऑफ एडजस्टमेंट ओनली, सेम टू सेम चीज थी, शायद उसमें स्टेट के नाम अलग थे कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई मैम एक ही स्टेट में है तो बिल तो सी प्लस एस जीएसटी का बन जाएगा।
लेकिन जो रेसिपिएंट जिसका लायबिलिटी क्वेश्चन में गिनने दिया है वो किसी थर्ड ही स्टेट में है मैम, तो वो तो ये C++ का क्रेडिट ले नहीं पाएगा। लेकिन सिंस मशीन एज इज पेरिस कंडीशन में आ गया है, मतलब वहीं पे यूज होने वाला है, वहीं पे इंस्टॉल होने वाला है, तो मैम ऐसे केस में तो फिर गुजरात को ही हमें प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ता है। तो इसका अपने को कोई ITC नहीं मिलेगा, इसका कोई एडजस्टमेंट ही क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको बस एक नोट लिखना है। उसके बाद हमने मेटल स्क्रैप परचेज करा है मनसुख ट्रेडर्स से, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। यस, यहाँ पे आया ना अमेंडमेंट वाला बात। मैम हम तो रजिस्टर्ड पर्सन है और हमने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप परचेज कर लिया, तो बोलो URP टू RP जब भी मेटल स्क्रैप का सप्लाई होता है तो क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है? हाँ मैम। तो यहाँ पे अब जब हमने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप को परचेज किया है, तब मैं बोलूंगी कि मुझे RCM भरना है, और क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि मेटल स्क्रैप पे 18% से RCM भरना, तो मैं मेटल स्क्रैप पे यहाँ पे अब 18% से क्या करूंगी, RCM भर दूंगी, उसका ITC भी ले लूंगी। फिर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोक्योर करी है बिजनेस के लिए, थॉमस इनकॉर्पोरेशन लोकेटेड इन जर्मनी। सिंपल कोई भी बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज अगर आप लेते हो, नॉर्मल कोई भी बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हो, तो उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना होता है। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैम जर्मनी से कोई नॉर्मल सर्विसेज इंपोर्ट करी है, सारी सर्विसेज पे 18% का रेट है, 18% से मुझे RCM भर देना है, क्लियर, वापस ITC भी मिल जाएगी। or a machine to be used for manufacturing was sent to George Incorporation USA for carrying out repair work on the same. Consideration to George was paid for such repair work. मशीन बाद में मई में मिली थी। कुछ नहीं मैम, परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विस है, सप्लायर इंडिया के बाहर है मैम, मशीन रिपेयर कौन कर रहा है? जॉर्ज, जो कहाँ पे है मैम? USA में, और मैं इंडिया में हूँ जिसने मशीन के रिपेयरिंग का सर्विस लिया है। तो मैम जब भी अपन सेक्शन 13 में पढ़ते हैं, IGST एक्ट सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, कि अगर गुड्स के ऊपर कोई भी परफॉर्मेंस करना जाता है तो जहां वो परफॉर्मेंस करते हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। मैम मैंने तो मशीन भेज दी इंडिया के बाहर, वो इंडिया के बाहर का पर्सन वहां बैठ के मेरी मशीन को ठीक करेगा, तो ये रिपेयरिंग सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मैम? USA, इंडिया के बाहर। तो जिस चीज का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है ही नहीं, उसके लिए इंडिया में क्या ही GST लगाओगे? तो क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ही USA हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 IGST गुड्स का परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज मैम, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी कोई GST नहीं लगने वाला है। सो बेसिकली मैम इसका मुझे ITC मिलेगा नहीं, इस पे GST लगेगा नहीं। सो पॉइंट नंबर 3, 2 एंड एक ये कॉर्पोरेट गारंटी, इन तीन चीज के ऊपर मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भी भरना है और मुझे उसका ITC भी वापस से मिल जाएगा। तो एक बार सजेस्टेड आंसर में देख ले क्या अपन? हाँ मैम, तीन चीज है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, एक हो गया अपना मेटल स्क्रैप, एक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का RCM और एक कॉर्पोरेट गारंटी। ये तीन चीजों का क्या हो गया? ये तीन चीजों के ऊपर अपन ने RCM भर दिया एंड यही सेम अमाउंट का यहाँ पे अपन ने क्रेडिट भी ले लिया है। बोलो अंडरस्टूड एवरीवन विद द एंटायर क्वेश्चन? यस मैम, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आंसर नहीं करवा रही, बट मैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स वन बाय वन यहाँ पे समझा चुकी हूँ। टेल मी एब्सोल्युटली डन एवरीवन? परफेक्ट। क्वेश्चन 14 इज इंपॉर्टेंट, इसके जैसा एक क्वेश्चन मई 2025 के एग्जाम में आने की काफी एक्सपेक्टेशन लग रही है। अपील्स चैप्टर का अमेंडमेंट इन सेक्शन 120। इफ यू हैव वर्जन 5 ऑफ द बुक ना, तो आपकी बुक में ये अमेंडमेंट प्रिंटेड नहीं है। मैं ऑलरेडी इसका PDF टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ एंड आई बिलीव आप सबने उसका प्रिंट आउट ले भी लिया होगा। नहीं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे एक बार अमेंडमेंट शीट में जाके और सेक्शन 120 के अमेंडमेंट का प्रिंट आउट जरूर से निकाल लेना, कब का शेयर कर रखा है। बुक पहले रिलीज हो गई थी एंड मॉड्यूल्स बाद में आई थी, तो मुझे लगा था कि ICAI शायद उस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट ना करे, बिकॉज अमेंडमेंट मोस्टली अपने लिए नहीं ऑफिसर के लिए है कि ऑफिसर आगे जाके अपील फाइल ना करे, लेकिन फिर भी ICAI ने इंक्लूड करा है। तो आई हैव शेयर्ड अ PDF फॉर द सेम, प्लीज मेक श्योर यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम। ठीक है मैम, अमेंडमेंट किस बारे में है? सेक्शन 120, जहां पे डिपार्टमेंट अपने ही ऑफिसर्स को बोल रहा है कि सुनो भाई, ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे केसेस है, बहुत सारा लोड है, तो प्लीज फालतू में लोड को ना बढ़ाओ। छोटे मोटे से मैटर्स है, अगर छोटे मोटे से मैटर्स है, अगर स्मॉल अमाउंट्स है, नॉन कॉम्प्लेक्स मैटर्स है, तो ऐसी चीजों के लिए अपील मत फाइल करो ना, चल जाएगा। सी आई विल शो यू द अमेंडमेंट आल्सो वंस हियर।
ये रहा सेक्शन 120 में कि अगर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो, 20 लाख तक का केस है, हाई कोर्ट में जा रहे हो 1 करोड़ तक का केस है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो 2 करोड़ तक का केस है, तो लेट इट बी ना, डोंट फाइल अपील, चलेगा। जो लोअर अथॉरिटी ने डिसीजन दिया है उसको फाइनल ही मानना। लेकिन हम बोलते हैं अगर मैटर वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई, या जहां पे ऑफिसर की इज्जत आ जाती है, ऑफिसर के ऊपर किसी ने गलत इल्जाम लगा दिया, वैसा कोई केस है, या आपने क्या करा है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर ऑर्डर, एक्ट के इंटरप्रिटेशन को लेके बात आ जाती है, तो इन सारी चीजों में फिर अमाउंट मैटर नहीं करेगा। आप जाओ और जाके अपील फाइल करो, चलेगा। ठीक है, ये चीज थी यहाँ पे। तो मैम ये आपको लर्न करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कोई चीज की अपील है ना, तो फिर मॉनेटरी लिमिट गई भाड़ में। इसके अलावा किसी और चीज की अपील है तो अपने को ये 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। एंड ये भी टैक्स का अमाउंट, मतलब मैम अगर अपील सिर्फ टैक्स को लेके है तो ओनली टैक्स का अमाउंट, लेकिन अगर अपील में मैम टैक्स है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह है, तो वो अमाउंट देख लेना। मतलब मैम टैक्स भी है और इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट इग्नोर करो, खाली टैक्स के लिए 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ देखो। पर मैम जो अपील है वो टैक्स को लेके नहीं है, अपील सिर्फ पेनल्टी को लेके हम कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ पेनल्टी के फिगर कंसिडर कर लेना। इस तरीके का सेक्शन 120 का अमेंडमेंट। क्वेश्चन सिंपली ये बोल रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, हम अग्रीव्ड है, हमको जाना है सुप्रीम कोर्ट, हमको एज एन डिपार्टमेंट को, लेकिन जो अमाउंट है आईजीएसटी का 1.2 करोड़ मैम, इंटरेस्ट 60 लाख एंड पेनल्टी 50 लाख। तो बोलो मैम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने, सुप्रीम कोर्ट के पास 120 के अमेंडमेंट ने क्लियरली ही बोल दिया है, सेक्शन 120 के अमेंडमेंट ने क्लियरली ही बोल दिया है कि भाई जाने दो ना, सिर्फ टैक्स देखो। जब टैक्स के साथ दूसरी चीजें हैं तो दूसरी चीजें मत देखो, आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स देखो। टैक्स आपका कितना है मैम, 2 करोड़ से कम है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाना है और टैक्स 2 करोड़ से कम है, तो हम ऑफिसर को बोल रहे हैं कि छोड़ना यार, जाने दे। मैटर कौन सा है, कोई चीज सप्लाई बन रही है कि नहीं, वो मैटर है। मतलब मैम ऐसे मैटर्स जहां पे हमें मॉनेटरी लिमिट्स नहीं देखनी है, वो वाला भी कोई मैटर नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। वैल्यूएशन, रिफंड, या मैम ऐसी कोई चीज को लेके भी मैटर नहीं है। मैटर जो है वो सिंपली सप्लाई को लेके है, तो फिर तो ठीक है ना, 2 करोड़ से कम के टैक्स के अमाउंट पे डोंट गो एंड फाइल एन अपील। हाउएवर हम बोलते हैं कि इसी क्वेश्चन में अगर ये मैटर वैल्यूएशन को लेके होता तो भाई मॉनेटरी लिमिट गई भाड़ में, तुम जाओ और जाके अपील फाइल करो। इस चीज को लेके ये क्वेश्चन है। आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग शायद ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, वैल्यूएशन की जगह में भी ये लोग प्लेस ऑफ सप्लाई, रिफंड ऐसी कोई और चीज दे दे, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जगह पे ट्रिब्यूनल वगैरह देके लिमिट चेंज कर दे। लेकिन हाँ, 120 के क्लैरिफिकेशन में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी लग रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 15 says Smith Incorporation, company located in USA, charges subscription fees from its unregistered customers in India at its online money gaming portal. The department contends that GST should be charged on subscription fees. बराबर है ना, अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग होता है, इंडिया के बाहर से कोई भी इंडिया में करता है, तो उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन फीस पे जीएसटी तो चार्ज होता ही है। कैसे होता है मैम, फॉरवर्ड चार्ज में, OIDAR हो चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, दोनों में ही अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में देख लिया है कि भाई जो बाहर के सप्लायर्स है वही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, स्मिथ बोलता है कि भाई ऑनलाइन मनी गेमिंग तो इनटेंजिबल गुड्स है, तो इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हट, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग गुड्स होते हैं क्या? ऑफकोर्स सर्विसेज नहीं होता। क्यों मैम? क्योंकि एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं। एक्शनेबल क्लेम पर्टिकुलरली गुड्स के डेफिनेशन में आता है, और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी वन ऑफ द एक्शनेबल क्लेम ही है। तो ये गुड्स तो है ही मैम, और इसके ऊपर डेफिनेटली इंडिया को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं अपन, और स्मिथ इनकॉर्पोरेशन को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आईजीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। हमको ऑलरेडी पता है कि OIDAR और ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज जब भी इंडिया के बाहर से कोई भी इंडिया में प्रोवाइड करता है, नॉर्मली अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी प्रोवाइड करता है, तो भी मैम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हम उन सप्लायर्स को ही बोलते हैं कि तुम जीएसटी कलेक्ट करो, गवर्नमेंट को भरो, क्योंकि इंडिया को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है मैम। उसके बाद क्वेश्चन 16 इज अगेन फ्रॉम अमेंडमेंट। आईटीसी चैप्टर में एक इंश्योरेंस को लेके अमेंडमेंट था।
कि जब भी रीएम्बर्समेंट मोड में इंश्योरेंस पॉलिसीज इश्यू होती है और मान लो आपकी कार ठुक गई, आप गैराज में लेके गए, तो वो जो गैराज ओनर है ना, वो आपको इनवॉइस देता है, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से उस इनवॉइस के बेसिस पर रीएम्बर्समेंट ले लेते हो। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को इसका आईटीसी मिलेगा, हाँ कि ना? इस चीज को लेके एक क्लैरिफिकेशन था। तो उसका जिस अपन ने ये पढ़ा था कि अगर इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे है, अगर गैरेज ने आज आपको इंश्योरेंस कंपनी के नाम का ही इनवॉइस दिया है और फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से रीएम्बर्समेंट लेते हो, तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी इस रिपेयर एक्सपेंसेस का आईटीसी क्लेम कर सकती है। हाउएवर मानो मैम जो इनवॉइस है ना, वो तो है 1 लाख का, पर हमारा जो क्लेम अमाउंट था वो 70,000 का ही था, तो कोई बात नहीं, सिर्फ 70,000 का ही आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी कितना रीएम्बर्स कर रही है, उस प्रपोर्शन पे ही उसको आईटीसी मिलेगा, एंड कंडीशन बीइंग कि इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे होना चाहिए। दिस वाज द अमेंडमेंट। लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। Mr. Devas, a registered person in Agra, Uttarakhand, purchased a car for 12,50,000 on 15 October. On 31st October, car met with an accident. Minor damage हो गया, urgency थी, उसने फटाफट लोकल गैराज से कार को रिपेयर करवा दिया, इंश्योरेंस कंपनी वाले गैराज में नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी गाड़ी इंश्योर्ड थी और जो टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर हुआ था एक्सक्लूडिंग जीएसटी 54,000 हुआ था। और देवस के इंस्ट्रक्शंस पे, लेकिन जो इनवॉइस था ना, वो गैराज ने सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ही बनाया। चलो बढ़िया है, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि जो इनवॉइस है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे है, क्योंकि अगर इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं है तो वो कतई आईटीसी नहीं ले पाता। इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 का ही क्लेम अप्रूव करा एंड उसके ऊपर अलॉन्ग विद जीएसटी। तो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि इनवॉइस 54,000 का पूरा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे है, पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम 40,000 का ही अप्रूव किया, तो इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी कितना मिलेगा? मैम जितना उसने क्लेम दिया उतना ज्यादा आईटीसी कैसे देंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 40,000 के ऊपर जो 18% का 7200 का आईटीसी बनता है, उतना ही क्रेडिट मिलने वाला है, भले ही इनवॉइस का अमाउंट ज्यादा है तो भी। क्या आपका आंसर अलग होता अगर गैराज 2 इनवॉइस अलग अलग दे देता, 40,000 का इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे और 14,000 का मिस्टर दिवस के नाम पे, तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जितना रीएम्बर्स कर रही है उतने का इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के पास होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 रीएम्बर्स किया और उतने का इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे है, तो ठीक है, हमारा आंसर नहीं बदलता, हमारा आंसर नहीं बदलता, और अभी भी वापस से इंश्योरेंस कंपनी को 7200 का आईटीसी मिल ही जाना था। लेकिन अगर गैराज ने दिवस के नाम पे इनवॉइस इशू कर दिया होता और इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं किया होता, बोलो तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी ले पाती? ना रे बाबा ना, क्योंकि सेक्शन 16 की कंडीशन ही है ये तो, कि भाई जिसको आईटीसी लेना है उसके नाम पे इनवॉइस होना जरूरी है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी लेना है तो जो इनवॉइस है वो भी इंश्योरेंस कंपनी के ही नाम पे होना चाहिए। तो अगर दिवस के नाम पे इनवॉइस बन गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी नहीं ले पाएगी। बोलो डन डना डन डन। अंडरस्टूड एवरीवन? परफेक्ट मैम। क्वेश्चन 17, गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन कौन कौन से सिनेरियो में होते हैं? पूरा सेक्शन 130 प्योर थ्योरी एज इट इज एग्जाम में लिख के आ जाना है। जो क्वेश्चन 18 है वैल्यूएशन का, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व करके दिया है। हावेवर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस वैल्यूएशन चैप्टर का मैं पेज नंबर 1 पे दे चुकी हूँ, और वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। इन केस किसी को लगता है तो वो क्वेश्चन आप वहां से जाकर रेफर भी कर सकते हो। बाकी क्लास में अपन कर चुके हैं तो दोबारा से करने की जरूरत यहाँ आरटीपी में नहीं है। एंड सेम गोज विद क्वेश्चन 19, इसका भी क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस मैं ऑलरेडी पेज नंबर 1 पे दे चुकी हूँ, क्लास में अपन सॉल्व कर चुके हैं, एंड अपने क्वेश्चन बैंक में है, यूट्यूब पे इसका वीडियो भी अवेलेबल है, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन अगेन इज प्योर थ्योरी, and with this we complete the entire revision test paper discussion for CA final May 2025 examinations. I hope you loved the video. आपको सब समझ आ गया, मेरे साथ बहुत सारा मजा भी आ गया। Do like the video, drop a comment, share it with your friends, and see you all in some another video. All the best for your examinations.